नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के स्रोतों की। बच्चों, पिछली बार जब मैंने आपको राजस्थान के इतिहास का पाठ्यक्रम के बारे में बताया था और ये भी आपको बताया था कि बहुत लंबा पाठ्यक्रम है, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में राजस्थान के पाठ्यक्रम को या राजस्थान के संबंध की जानकारी को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम राजस्थान के इतिहास को अभी से ही विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को की पूर्ति के हिसाब से पूरा अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके बाद में ये हमारे को ये प्रतियोगिता परीक्षा में भी मदद कर दे। इससे संबंधित जानकारियाँ सारी जो भी हम अपने मन मस्तिष्क में बसाएंगे, तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे बात कर रहा था स्रोतों की, और मोटे तौर पे मैंने आपको बताया था कि स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को हम बाद में लेंगे। हमने पहले पुरातात्विक स्रोतों का मृदभांड, मूर्तियाँ, वो ये सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन उसमें पुरातात्विक स्रोतों में मैंने एक वर्गीकरण और आपको सामने किया था, और वह वर्गीकरण था शिलालेख का। कि शिलालेख जो है वह पुरालेखीय, उसके संबंध में उसके बात करी थी कि पुरालेखीय स्रोत। अब ये शिलालेख क्या होता है? पत्थर की शिलाओं, प्रस्तर घटों, भवनों तथा गुफाओं की दीवारों, मंदिरों, स्तूपों, मठों तथा स्तंभों पर, तालाब की बावड़ियों पर और खेतों के समीप जो गड़ी हुई शिलाएं होती है उन पर, ताम्रपात्रों पर, इन पर अंकित होते हैं। मैं पुनः एक बार दोहरा रहा हूँ, शिलालेख पत्थर की जो शिलाएं होती है, बड़ी बड़ी प्रस्तर जो पट्टे होते हैं, भवन होते हैं, गुफाओं की दीवारें होती है, मंदिर होते हैं, स्तूप होते हैं, तो या तालाब, बावड़ियाँ या खेतों में जो पत्थर गड़े हुए रहते हैं उन पर, उनकी शिलाओं में ताम्रपत्र, उन पर ये अंकित रहते हैं शिलालेख। तो ये तो इनका हुई। अब इनकी मूलतः भाषा की बात करें तो कई जगह पर ये अलग अलग भाषाओं में लिखा है। कहीं संस्कृत में लिखा हुआ है, कहीं हिंदी में लिखे हुए हैं, कहीं राजस्थानी में लिखे हुए हैं। और चूंकि मध्यकाल में राजस्थान से का संबंध दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के साथ रहा या मुगल सुल्तानों के साथ रहा, तो ये फारसी और उर्दू भाषा में भी बहुत कई जगह पर इनके उत्कीर्ण देखने को मिलते हैं। विषय वस्तु की बात करें तो इनका जो विषय वस्तु है, ये इम्पोर्टेंट जो है, ये शासकों का वर्णन, उनके राजवंशों का वर्णन, उनकी उपलब्धियां, उनकी यशोगाथा, उनकी गरिमा, सदियों के जो उन्होंने अपने वंशों की गरिमाएं बनाई रखी है उस पर, उनके प्रबुद्ध नागरिक द्वारा किए गए विशेष कार्य, और एक आम जनता यानी मास जिसको बोलते हैं, उनका शासक वर्ग के साथ में संबंध, शिक्षाओं की प्रणाली, शिक्षा, विभिन्न शिक्षाओं के केंद्र और उनके द्वारा किए गए राजनीतिक और सामाजिक निर्णय, इन सब का जो है इसमें शिलालेख में वर्णन आता है। और कहीं ना कहीं पर हमको ये दृष्टांत गोचर भी होता है। कुछ शिलालेख राजस्थान के विभिन्न शासक एवं दिल्ली सुल्तानों के मध्य संबंधों को भी वर्णन करते हैं, मतलब उनके निर्माण कार्य के साथ साथ में जो पारस्परिक संबंध थे उनको भी वर्णन करते हैं। अब हम सीधा सीधा तौर पर आ जाते हैं शिलालेखों पर, क्योंकि मुख्यतः जैसे हम बिजोलिया का शिलालेख, अब बिजोलिया का जो है, बिजोलिया गांव है मेवाड़ में, वहां पर है पार्श्वनाथ मंदिर के की चट्टान पर ये उत्तीर्ण है। और सांभर और चौहान शासकों का, इसमें पृथ्वीराज का भी नाम आता है, शासकों के वंशों की जानकारी बहुत अधिक ये देते हैं। और पुरातन नाम की जानकारी मिलती है इससे में, न केवल जैसे हमीर जो है या पृथ्वीराज चौहान है, चौहान वंश के जो हैं जालोर है, जहाँ जहाँ भी चौरावन हुआ, भीनमाल है, चौहान वंश के राजाओं का नाम हुआ, वहाँ सब पर इसकी जानकारी मिलती है। साथ ही पुरातन नाम, अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जाबलीपुर जालोर का प्राचीन नाम है, ये इस शिलालेख में वर्णन किया जाता है। शाकंभरी सांबर का पुराना नाम है, ये मिलता है। शिमाल भीनमाल का नाम है, भीनमाल का नाम है। तो ये जानकारी हमको इस शिलालेख में मिलती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया का शिलालेख और 12वीं शताब्दी के जनजीवन पर भी इस पर प्रकाश डालता है और लगभग 1230 के आसपास में ये उत्कीर्ण किया गया है। तो ये शिलालेख बड़ा महत्वपूर्ण है अगर राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए किया जाता है। और खास करके क्योंकि मेवाड़ के राजाओं ने दिल्ली सल्तनत में भी संघर्ष किया और तदुपरांत भी संघर्ष किया मुगल वंश पर, यानी अगर मध्यकाल का काल माना जाए बाद का, मुगल वंश की स्थापना के बाद का, तो उस समय भी उन्होंने बहुत अधिक इसका संघर्ष किया था। तो वहां पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब आता है एक नेमिनाथ के बाबू के मंदिर। नेमिनाथ के जो है मंदिर की प्रशस्त है वो 1230 वही 13वीं शताब्दी के आसपास का है। और ये आबू के जो दिलवाड़ा गांव है उसके समुद्र नेवानाथ के मंदिर है, उस पर तेजपाल द्वारा निर्मित किया गया था।
और इसमें अब चूंकि हम जानते हैं, आज भी जानते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से आबू जो माउंट आबू जो है या आबू है, वहाँ की राजस्व या की वह जो व्यवस्था है, वो चल रहा है व्यापार जो भी स्थानीय, वो सब गुजरात के पर्यटनों द्वारा अधिक किया जाता है, उनके द्वारा अधिक, वहाँ लोग अधिक घूमने को आते हैं। सीधी सीधी बात करते हैं अपन। तो इसीलिए तत्कालीन समय में भी देखें तो इस पर गुजरात और मालवा के वंशावली और वहाँ के राजपाट, वहाँ के संबंध उन्होंने कैसे किया था, और राजस्थान के साथ में उनके व्यापारिक संबंध किस प्रकार के थे, वास्तुपाल और तेजपाल के वंशों के बारे में की जानकारी बात करें तो उस पर भी, उनके बारे में भी इन पर जानकारी मिलती है। यानी जो नेमिनाथ का मंदिर है दिलवाड़ा गांव के अधिक है, वो इस पर ज़्यादा अपने को देखने को मिलता है। 2 शिलालेख हमने पूरे कर लिए। तीसरा आता है चीखे का शिलालेख। ये उदयपुर से 8 किलोमीटर दूर जो चीखा गांव मंदिर है वहां पर है, और ये बड़ा लंबा है, मतलब विस्तृत रूप से लिखा गया है। लगभग 36 पंक्तियों में 51 श्लोक में ये लिखा गया है। नागरी लिपि में ये उत्कीर्ण है, और मेवाड़ के गोहिल वंशों की इसमें बहुत अधिक जानकारी मिलती है। अब मेवाड़ के गोहिल वंशों हम जानते हैं, मैंने आपने को अभी पिछले भी बताया था कि जो नेमिनाथ का शिलालेख है उसमें भी मालवा और गुजरात के राजाओं के, तो यहाँ भी गुजरात और मालवाओं का के संबंध में, उनके साथ में मेवाड़ के राजाओं के साथ में क्या संबंध था, क्या न जाना था। और गुजरात में जो राजपूत वंश थे वहाँ पर मेवाड़ के कुछ जागीरदारों का या जमींदारों का वैवाहिक संबंध स्थापित होता, तो उसके बारे में भी ये बहुत अधिक जानकारी देते हैं। तो ये है चीका का शिलालेख जो है। शृंग ऋषि का शिलालेख, ये इकलिंगी जी जो मेवाड़ में इकलिंगी जी का मंदिर आज भी पर्यटन का बहुत बड़ा स्थल, धार्मिक स्थल और पर्यटन का स्थल है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो इकलिंगी जी से 6 किलोमीटर दूर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है ये, और मेवाड़ के महाराणा के साथ साथ में भीलों के सामाजिक जीवन पर और उनके आर्थिक जीवन पर और उनके जो राजाओं के साथ में सहयोग की नीति रही, सहसंबंध की नीति, उस पर बहुत अधिक प्रकाश डाला जाता है। साथ ही साथ में ये लगभग 1425 ईस्वी के उत्कीर्ण माना जाता है, और गुजरात और मालवा के साथ में जो संबंध होते हैं उनके बारे में भी ये शृंगलिशि का वर्णन करता है। और धार्मिक दृष्टि से माना जाए तो अन्य शिलालेखों की अपेक्षा ये बहुत अधिक है, और इसलिए आज इकलिंगी जी का जो स्थान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये 4 शिलालेख मैंने आपको बहुत बताए हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको जो है दिलवाड़ा का शिलालेख बताया, उसके बाद दिलवाड़ा में नेमिनाथ का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, चीके का शिलालेख बताया, शृंगलिशि शिलालेख बताया। और अब आता है फारसी शिलालेख। जैसे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के बाद में चूंकि उनके साथ में आना जाना शुरू हो गया था, संघर्ष की स्थिति से हुई थी, कहीं कहीं पर समझौते की स्थिति शुरू हो गई थी, तो ऐसे में मुस्लिम साम्राज्य वहाँ के भी लेख मिलते हैं, और ये लेख मस्जिदों में, कब्रों में, राजभवनों में, सरायों में और तालाबों आदि के घाटों पर, ऐसे कई जगह पर इनके पत्ते हैं उत्कीर्ण हुए हैं। और इनमें मुख्यतः अगर बात करें तो दिल्ली वंश के जो उनका प्रारंभिक है कि वो इल्बारी तुर्क आए थे, शमसुद्दीन तुर्क आए थे, कहाँ से आए थे, उन्होंने अपने बारे में जो है इस पर लिखने की कोशिश की है। साथ ही दिल्ली राजपुताना का जो संघर्ष है उसके बारे में भी बताया है कि भाई किस तरीके से, क्योंकि दिल्ली, मैंने आपको पहले बताया था कि भौगोलिक दृष्टि से दिल्ली और राजस्थान बहुत पास पास में है, तो राजनीतिक जानकारी भी हमको होनी चाहिए। और अगर दिल्ली का राजा महत्वाकांक्षी होता तो हमसे संघर्ष करता है, राजस्थान का राजा महत्वाकांक्षी होगा तो दिल्ली से संघर्ष करेगा। तो ये एक प्रकार से जो सीधे सीधे द्वंद्वता की भावना बढ़ती है। तो दिल्ली राजपूत संघर्ष बताया। साथ ही मुस्लिम प्रभुत्व, तत्कालीन समय में राज सत्ता पर पूरा का पूरा मुस्लिम प्रभुत्व किस प्रकार से स्थापित हो गया था, उनके राजनीतिक संबंध क्या थे। कोटा, मेड़ता, टोंक, नागौर, जालोर, सांचौर, इन जगह पर, और कहीं कहीं जयपुर के आमिर के क्षेत्र के वहाँ पर भी ये बहुत अधिक मात्रा में इस पर मिलते हैं, जो कि उनके राजनीतिक संबंध मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ अजमेर की, तो अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े में जो गुंबज की दीवारों पर, वहाँ पर भी ये उत्कीर्ण किया गया है 1200 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने था, जो वो चित्तौड़ का जो एक है उस पर भी उत्कीर्ण किया हुआ है। 1615 में पुष्कर में जो जहांगीरी महल बनाया गया था वहाँ पर भी ये लेख उभर गया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये एक आमेर के एक लेख में भी शाहजहाँ का उत्कीर्ण आता है, जो कि उसकी कर व्यवस्था को या उसकी बहुत अधिक मात्रा गैर मुसलमानों से लिया जाए, जजिया का बहुत अधिक वर्णन किया गया। कोटा में एक शिला मिला हुआ है, वहाँ फारसी शिलालेख, उसमें शाहजहाँ की जो बिल्कुल एकदम शरा शरीयत के नियम के अनुसार, या कहना चाहिए कि जो राज धर्म के आधार पर राज करने की नीति थी, उसका भी उसमें बहुत अधिक वर्णन किया गया है फारसी शिलालेख में। तो कोटा, पुष्कर, आमेर और क्या जो है जालोर, टोंक,
इन सब क्षेत्रों में भी ये बहुत अधिक मात्रा में हमको ये शिलालेख देखने को मिलते हैं। तो आज हमने शिलालेख पढ़ा और उसके बाद में अब हम कल स्रोतों के रूप में अध्ययन करेंगे जो पुरातात्विक स्रोतों में ही है, लेकिन हम अध्ययन करेंगे प्रशस्ति की। अब प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति में आज आपको हिंट के द्वारा बता दूं कि जो खुद वह अपनी उत्कीर्ण कराते हैं, जैसे कुमा ने कीर्तिलम प्रशस्ति दी थी, राज प्रशस्ति हुई, तो वह स्वयं अपनी उपलब्धियों को अपनी वंशों को जो खुद कराते हैं वो प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो हम कल जो है इस प्रशस्ति बारे में, आज हमने शिलालेख के बारे में अध्ययन किया था। अब सीधे सीधे तौर पर जैसे जिन शिलालेखों में किसी शासक की उपलब्धियों की गाथा गाई जाती है वो प्रशस्ति कहती है, एक सुंदर भाषा में अपन अगर बात करें तो। और शिलाओं पर, गुफाओं में, तालाबों में, इन सब में उत्कीर्ण होता है वो शिलालेख होते हैं। एक ये मैंने आपको आज जानकारी दी और इससे संबंधित जो मुख्य प्रश्न है वो भी मैं आपको यहीं पर अपलोड करूंगा और उनके उत्तर ऑब्जेक्टिव के एक बड़ा प्रश्न मैं निबंधात्मक आपको दूंगा, जिसको आपको ये आपको अपने संबंधित पुस्तकों के से उसका उत्तर निकालना है विभिन्न अध्ययन बिंदुओं में। और आज इसके इस ऑडियो इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको मुख्य 5-7 जो है वस्तुनिष्ठ या लघुतरात्मक संबंधित प्रश्न भी आपको प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद।